In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today our topic is jurisdiction issues of cyber laws. कि साइबर लॉज की जो जुरिस्डिक्शन पर इश्यूज राइज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कि साइबर लॉज जब इम्प्लाई होते हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है तो जुरिस्डिक्शन के अंदर अक्सर इशू आता है कि हाँ जुरिस्डिक्शन है या नहीं। तो जुरिस्डिक्शन में अगर सिंपल वर्ड में बता दूँ तो इसका मतलब ये होता है कि पावर ऑफ कोर्ट होती है। ठीक है, कोर्ट की पावर होती है टू हेयर एनी केस। तो अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम फर्दर आगे पढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, जुरिस्डिक्शन इज़ अ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट इन अ लॉ। ये कानून का बुनियादी कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिंग जिसके ज़रिए विच कोर्ट और अथॉरिटी, जिसके ज़रिए कोर्ट की अथॉरिटी हैज़ पावर, कि उसके पास कितनी पावर है टू हियर एंड डिसाइड अ केस, कि उसके पास कितनी पावर है केस सुनने की और फैसला देने की। ठीक है, टू हेयर द केस एंड डिसाइड अ केस। आगे है इन साइबर लॉ इट बिकम्स कम्प्लेक्स। साइबर लॉ में ये बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज द इंटरनेट ट्रांसेंड्स national borders. A criminal act can be committed in one country, executed through the server in another, and harm victim in a third. यानी ये कह रहे हैं कि ये जब इंटरनेट के ज़रिए ये क्राइम कमिट किया जाता है तो वो इससे बचना और इसे बचाना, लोगों को बचाना या फिर इसका क्राइम को कमिट होने से बचाना मुश्किल हो जाता है, जबकि एक सर्वर से दूसरी जगह जो हमारा वायरस है पहुंच जाता है। ठीक है, हम पहुंच जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारी जितनी भी मालूमात होती है वेबसाइट के, ये जो भी है जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सर्वर में होता है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जब कोई वायरस सेंड किया जाता है, उसे इस तरह भेजा जाता है, ट्रांसेंड किया जाता है, तो उससे क्या होता है हमारे ट्रांसफ़र नेशनल बॉर्डर्स को तो इसने क्रॉस नहीं करना, लेकिन हमारे ट्रांसफ़र से एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ट्रांसफ़र हो जाना है, जिसकी वजह से हमारा विक्टिम जैसे थर्ड पार्टी को नुकसान होता है, जो भी लोग उनका जिनका डाटा उसमें ये स्टोर होता है। अब है दूस jurisdictions issues are the heart of every cyber crime investigation and prosecution. अब जो jurisdiction issues हैं ये बेसिक हैं हमारे साइबर क्राइम के अंदर, ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए और प्रोसिक्यूशन कैसे की जाए और किस कोर्ट को दी जाए इसकी jurisdiction, यानी कि कौन सी कोर्ट को हम केस फाइल करेंगे। जबकि हम पहले सीपीसी में पढ़ चुके हैं सिविल प्रोसीजर कोड में कि केस आपने वहाँ करवाना है जहाँ पे एक्शन अकर्ड हुआ है या वहाँ पर डिफेंडेंट की रिहाइश है। सही है, ये तो हमें पता लगा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। अब ये डिफेंडेंट तो है ही नहीं, डिफेंडेंट तो आया, आपको पता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर का क्राइम हुआ ही ऐसे है, तो हम कैसे दूसरी पार्टी को देख सकते हैं। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी होता है, वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जब हो भी जाए तो जुरिस्डिक्शन का नहीं पता होता किस कोर्ट में केस फाइल किया जाए इसके लिए। तो अब देख लेते हैं किसको कैसे जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करेंगे और जुरिस्डिक्शन कितनी किस्म की होती हैं साइबर लॉ के अंदर। द टर्म जुरिस्डिक्शन ओरिजिनेट्स फ्रॉम लातिन जुरिस। इसका मतलब है कि लातिन जुरिस से निकला है, इसका मतलब लॉ एंड डिक्री टू स्पीक, मीनिंग टू स्पीक द लॉ, यानी कि लॉ को बोलने का तरीका कर ले। ठीक है, लॉ को बोलने के लिए जैसे कि जुरिस्डिक्शन है, जब को हमारी ये जो कोर्ट है वो इंटरप्रेट करती है हमारे लॉज को, तो इसका मतलब है बोल रही होती है ना, कानून बोल रहा होता है कि क्या कानून है और क्या इंसान का क्राइम है। तो अब हमें रेफर्स द लीगल अथॉरिटी, ये बयान करती है कि लीगल अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू इंटरप्रेट एंड इन्फोर्स द लॉज। वही बात आ गई कि लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए और लॉ को इन्फोर्स करवाने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है जो कि लॉ को प्रोटेक्ट करती है और लॉ की हिफाजत करती है, लॉ को बोलती है कि ये लॉ है, ये आपका क्राइम है दैट यू हैव वायलेटेड। अच्छा, तो अब हम बात करें इन साइबर लॉ जुरिस्डिक्शन आंसर द क्वेश्चन। साइबर लॉ में जुरिस्डिक्शन का क्या जवाब है। विच कंट्रीज लॉ अप्लाइज टू ऑनलाइन एक्ट, वो मुल्की लाज जो कि अप्लाई होते हैं ऑनलाइन एक्ट के ऊपर। और विच कोर्ट कैन ट्राई टू ऑफेंडर, कौन सी कोर्ट जो है वो ऑफेंडर का ट्रायल कंडक्ट करेगी या ऑफेंडर को तलाश कर सकती है। विच एजेंसी कैन इन्वेस्टिगेट, कौन सी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है एंड इन्फोर्स ऑर्डर्स और लॉज को इन्फोर्स करवा सकती है। ये 3 सवाल आपके बहुत अहम है साइबर में। कौन कौन से हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो ऑनलाइन एक्ट के लिए
काम करती है और कौन जो है वो फेंडर को ला के जाता है। एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, लेजिस्लेशन की बात हो रही है, और ये हमारी कह लें कि जुडिशरी की बात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेट करेगा उनको। ठीक है, तो ऑनलाइन एक्ट कौन बनाएगा ये आपको पता लग गया, लेजिस्लेशन ही बनाती है। तो ऑब्वियसली कौन सी ऐसी लेजिस्लेशन है जो लॉ को अप्लाई करवाती है और लॉ बनाती है। आगे कौन सी कोर्ट है जो फेंडर को तलाश करके लाएगी, फेंडर का पता करेगी। यानी कि कोर्ट लाती तो नहीं है, तो एग्जेक्टिव ही लेके आती है, लेकिन ऑफेंडर को लाने की कोशिश तो करनी है ना, ऑनलाइन ही करनी है। अभी एग्जेक्टिव पुलिस ने फिजिकली जाना है, जो उसे पता होगा तो उसे पता करने के जो तरीके हैं, दैट इज़ ट्राई विच एजेंसी इन्वेस्टिगेट, कौन सी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करेगी टू इन्फोर्स ऑर्डर्स के लॉ को इन्फोर्स करवाया जाए, जैसे जुडिशरी है। समझ आ गई आपको? ये तीन चीज़ें साइबर लॉ में बहुत अहम है। कौन सा लॉ है, कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, और कैसे फेंडर को ट्राई करना है कि वो फेंडर जो है वो मिल जाए जिसने एक सर्वर से दूसरे सर्वर में वायरस भेजा है। समझ आ रही है ना? आगे है बेसिस ऑफ द जुरिसडिक्शन इन साइबर लॉ। साइबर लॉ के अंदर क्या बेसिस है ये हम देख लेते हैं। अगर बेसिस साइबर जुरिसडिक्शन इज़ द ऑफन डिटरमाइन, बेसिक तौर पर साइबर जुरिसडिक्शन है ये मालूम की जाती है बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल। मंदरजा झेल असूल को मद्देनज़र रखते हुए ये इसकी जुरिसडिक्शन बयान की जाती है, जैसे कि टेरिटोरियल प्रिंसिपल, नेशनलिटी प्रिंसिपल, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल, इफेक्ट्स डॉक्ट्राइन। ये चार प्रिंसिपल हैं। अब इनको हम पढ़ते हैं कि टेरिटोरियल प्रिंसिपल क्या है, व्हाट वेयर द एक्ट अकर्ड। वही बात आ गई, टेरिटोरियल की बात आ रही है कि एक्ट जो है वो कहाँ अकर्ड हुआ है। टेरिटोरियल प्रिंसिपल ये कहता है कि किस सर्वर को किस शहर में कितना लॉस हुआ है, किस बैंक को किस कंपनी को हुआ है, वेयर द एक्ट अकर्ड, ये टेरिटोरियल प्रिंसिपल कहता है। ये तो पहले भी सीपीसी में पढ़ चुके हैं। नेशनलिटी प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द ऑफेंडर्स नेशनलिटी, कि उसकी नेशनलिटी कौन सी थी। और फ़र्ज़ करें कि अब जो हमारा सर्वर पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं, इसमें बहुत सा डाटा स्टोर है। अब यहाँ पे कोई भी वायरस आ जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ क्राइम कमिट हो जाता है, हमारे जो सर्वर्स उनको लॉस हो जाता है। अब हम ये तो बात करेंगे कि ये हमारा जो वायरस आया है या सर्वर्स को लॉस हुआ है, इसके पीछे हमारा नेशनलिटी वायरस था या फिर इंटरनेशनल किसी कंट्री से आया था, बाहर के मुल्क से आया था। तो ये भी हमें पता होना चाहिए हमारा ऑफेंडर जो है वो किस पे बेस करता है, उसकी नेशनलिटी कौन सी थी जिसने ये कमिट किया है। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉरेन एक्ट्स। ये क्या करते हैं कि जो फॉरेन इंटरेस्ट, जो कि फॉरेन गैर मुल्की काम से जो लोग अक्सर कमिट करते हैं, ये प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट यही कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो कि फॉरेन कंट्री से किया जाता है उसे प्रोटेक्ट करना। आगे है इफ़ेक्ट्स डॉक्ट्राइन, ये कहते हैं जुरिसडिक्शन अप्लाइज वेयर द हार्मफुल इफ़ेक्ट आर फेल्ट। जहाँ पर भी आपको महसूस होता है कि यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, हम हुआ है, नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे उसकी जुरिसडिक्शन अप्लाई हो जाती है कोर्ट की। अब टेरिटोरियल प्रिंसिपल का भी आपको पता चल गया, जहाँ अकर्ड होता है। नेशनलिटी प्रिंसिपल का पता चल गया, जिस मुल्क में हुआ है वहाँ पे उस कोर्ट में किया जाएगा। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल है जिसका इंटरेस्ट है, जिसको नुकसान हुआ है उसका है, और उसके अलावा उस जगह पे। आगे है इफ़ेक्ट प्रिंसिपल, जहाँ पे हार्मफुल इफ़ेक्ट आपको महसूस हुआ है वहाँ पे उसकी जुरिसडिक्शन हो सकती है। टेरिटोरियल प्रिंसिपल, नेशनलिटी प्रिंसिपल, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल, इफ़ेक्ट्स डॉक्ट्राइन, ये चार प्रिंसिपल्स हैं टू डिटरमाइन द जुरिसडिक्शन ऑफ द साइबर लॉ। अब टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन इन साइबर लॉ, साइबर लॉ में कितनी किस्म के साइबर जुरिसडिक्शन है साइबर लॉ के अंदर। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन द फिजिकल टेरिटरी वेयर द ऑफेंस टुक प्लेस, जहाँ के हमारा जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है उसे किया गया है। ट्रेडिशनल रूल अंडर द इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ का रवायती असूल है। इन साइबर ऑफेंसेस के अंदर लोकेशन इज़ अनसर्टेन ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन जो होती है वो अनसर्टेन होती है, हमें पता नहीं होता कि वो सर्टेन प्लेस कौन सी है जहाँ पे कमिट हुआ है, क्योंकि जो सर्वर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो हमारा वायरस है, जो भी जिससे डिस्टर्बेंस हुई है,
तो वो इस तरह फैल जाता है कि हमें नहीं पता होता कि वो टेरिटरी के अंदर नहीं हुआ, सर्वर्स के अंदर होता है, तो वो डाटा तो ऑलरेडी पहले ख़त्म कर चुका होता है। तो इस वजह से hackers setting a Malaysia attacks in a Pakistani website hosted on a US server, all these states may claim jurisdiction। अब क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है कि अब हैकर्स जो है मलेशिया से उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान की वेबसाइट होस्टेड ऑन यूएसए का सर्वर से। यूएस का सर्वर यूज़ करते हुए पाकिस्तान की वेबसाइट को लॉस किया मलेशिया ने किया पाकिस्तान की वेबसाइट पर यूएस के सर्वर को यूज़ करते हुए। ऑल थ्री स्टेट्स में क्लेम जुरिस्डिक्शन, तीनों की जुरिस्डिक्शन है कि वो क्लेम कर सकती हैं कि मलेशिया की जो गवर्नमेंट है वो भी क्लेम करवा सकती है कि आपने ये एक्ट क्यों किया, जिन्होंने भी किया वो भी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ले सकती है। हमारे जो यूएसए सर्वर है जिसके थ्रू हुआ है उसके होस्ट को यूज़ करते हुआ है, तो वो भी एक्शन ले सकती है। तीनों स्टेट्स आर हैव जुरिस्डिक्शन। ये इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है कि जब फ़ौरन से कोई भी वायरस कमिट होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेशनैलिटी प्रिंसिपल ये कहती है जहाँ पे उसकी नेशनैलिटी है वहाँ पे बात हो रही है। मलेशिया की है तो मलेशिया में हो सकता है, पाकिस्तान का हुआ पाकिस्तान भी कर सकता है, जिसका होस्ट को यूज़ करते हुए वो भी कर सकता है। अब अंडर पीका एक्ट की अगर हम बात करें, प्रिवेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रिमिनल एक्ट, ये आपने पढ़ा था पहले, तो इसको हम सेक्शन 1 कहते हैं एक्सटेंड्स पाकिस्तान जुरिस्डिक्शन बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज, यानी कि पाकिस्तान की इसकी जुरिस्डिक्शन है, जो भी पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी क्राइम्स कमिट होते हैं उसके अंदर इसकी जुरिस्डिक्शन है पीका की। अच्छा, तो पीका की बात करें, दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एवरी पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस, जो कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट करेगा उसके ऊपर अंडर दिस एक्ट रिगार्डलेस हिज नेशनैलिटी और सिटीजनशिप इफ द एक्ट इफेक्ट अ पर्सन प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा लोकेशन इन पाकिस्तान। जो भी पर्सन ये सिटीज़न है कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट करता है उस पर हमारा पीका एक्ट एप्लीकेबल होता है। बस इतनी सी बात इसके अंदर। पर्सनल जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें, रेफर्स द कोर्ट अथॉरिटी ओवर द पार्टीज इन्वॉल्व। पर्सनल जुरिस्डिक्शन ये बात करता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व थी उनकी कोर्ट की अथॉरिटी है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। कोर्ट्स की अथॉरिटी है कि ओवर द पार्टीज इन्वॉल्व, जो भी पार्टी इन्वॉल्व थी उन सब के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तो अ फॉरेन पर्सन कैन बी ट्राइड इफ़ देयर ऑनलाइन एक्टिविटी टारगेट्स पाकिस्तानी यूजर्स और सिस्टम। अ फॉरेन पर्सन, जो हमारे के ममालिक के लोग हैं वो भी पाकिस्तान को हैक करने की कोशिश करते हैं, हमारे जो सिस्टम है उनको भी हैक करने की कोशिश करते हैं सिस्टम। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोस्टिंग डेफामेटरी कंटेंट अबाउट अ पाकिस्तान सिटीजन फ्रॉम अब्रॉड इफेक्ट अकर इन पाकिस्तान पीका अप्लाइज। कह रहे हैं कि अगर बाहर के मुल्क के लोग या बाहर में कोई बैठ के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करे, पाकिस्तान के खिलाफ डेफामेटरी कंटेंट यूज़ करे, तो पाकिस्तान का पीका एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान के शहरियों को डिफेम किया है बाय द पोस्ट या बाय ऑनलाइन बाय यूजिंग एनी सोशल मीडिया। अच्छा, अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें, डिटरमाइंस विच कोर्ट हैज़ पावर टू हियर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केस। ये हमें मालूम होता है जो जिस कोर्ट के पास पावर है सुनने की, केस को हैंडल करने की। पीका असाइंस द जुरिस्डिक्शन टू स्पेशल कोर्ट्स। पीका क्या करता है, स्पेशल कोर्ट्स असाइन करता है इस्टेब्लिश अंडर दिस सेक्शन, इसके सेक्शन 44, प्रिजाइडेड बाय अ सेशन जज। ये सेशन जज के पास ये अथॉरिटी है कि हमारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है स्पेशल ट्रिब्यूनल में। जब ये हमारे साइबर क्राइम्स कमिट होते हैं उसकी जो अथॉरिटी होती है वो सेम एज सेशन जज की तरह होती है, क्योंकि ये भी क्राइम होता है, उसके अंदर सज़ा होती है। अ सिविल कोर्ट कैन नॉट ट्राई अ साइबर क्राइम। जो हमारे सिविल कोर्ट है उसके अंदर कोई भी साइबर केस नहीं जाएगा। समझ लग गई बात की? बिकॉज इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ नॉट अ सिविल केस, इट इज़ अ क्राइम, सो इट इज़ ऑलवेज कंटेस्ट इन द सेशन जज एंड स्पेशल ट्रिब्यूनल। इट मस्ट गो टू अ स्पेशल कोर्ट अंडर पीका, जो कि पीका के अंदर बयान की गई, उसके अंदर आप अपना जो केस है वो फाइल करें।
अगर हम एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन की बात करें तो एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन बियॉन्ड बॉर्डर्स, जितनी भी जुरिस्डिक्शन है बॉर्डर के अलावा या बॉर्डर से पार, व्हेन द कंसिक्वेंसेस ऑफ हार्म अकर्स विद इन द स्टेट, कोई भी ऐसा हम होता है स्टेट के अंदर। दिस डॉक्ट्राइन इज़ वाइटल फॉर द साइबर क्राइम्स कमिटेड रिमोटली। तो ये जो हमारी डॉक्ट्राइन है ये बहुत अहम है। साइबर क्राइम जो कमिट होते हैं रिमोटली, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो फिशिंग अटैक होस्टिंग होस्टेड अब्रॉड बट टारगेटिंग पाकिस्तान यूज़र्स, पाकिस्तान के जो यूज़र्स हैं उनको अटैक करना, उनको टारगेट बनाना, उनको सर्वर्स वगैरह को हैक कर लेना। पाकिस्तानी कोर्ट्स में एज्यूम जुरिस्डिक्शन, पाकिस्तान की जो कुछ जुरिस्डिक्शन है उसे एज्यूम कर लिया जाता है कि वो एक्शन ले सकती है। लीगल बेसिस की बात करें सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 पीका प्लस इफेक्ट द प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल लॉ, इसके जो इफेक्ट हैं वो पीका के अंदर पब्लिक इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो है वो पीका के अंदर अप्लाई किया जाता है। यानी कि कहने के जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है हमारा वो इफेक्ट होता है हमारे सेक्शन 1 के सब सेक्शन 4 के अंदर, कि आपने जो ऐसे एक्ट होते हैं जो कि एज्यूम कर लिए जाते हैं टारगेटिंग पाकिस्तान को बनाते हुए अब्रोड से कमिट होते हैं, तो उनको आपने कैसे डील करना है ये हमारा सेक्शन बताता है। इन्फोर्समेंट जुरिस्डिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रिलेट्स टू द अथॉरिटी टू गिव इन्वेस्टिगेट, ऐसी अथॉरिटी जो इन्वेस्टिगेशन करती है, सर्च करती है, सीजाइज करती है एंड अरेस्ट करती है। तो इन पाकिस्तान FIA साइबर क्राइम्स विंग, साइबर FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमने पढ़ा था लास्ट में, ठीक है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम्स विंग होल्ड्स द पावर अंडर द सेक्शन 51 to 53 ऑफ पीका, पीका के अंदर ये लगती है पावर, यानी कि प्रिवेंट इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एजेंसी। तो अथॉरिटी के लिए एजेंसी के लिए की बात है। एंड द इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2018, जो भी रूल्स अप्लाई हुए हैं उन सब में हमारी FIA जो अथॉरिटी है वो उसके पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है जब भी वो क्राइम कमिट होता है एट इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे चैलेंजेस क्या है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ कैन नोट एग्जीक्यूट वारंट, पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ये पावर नहीं रखती कि वो वारंट को इशू कर सकें और सीजाइज आउटसाइड पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो हैं उनको अरेस्ट कर सके या पकड़ सके पाकिस्तान विदाउट इंटरनेशनल कॉपरेशन और म्यूचुअल लेजिस्लेशन असिस्टेंस ऑफ द टेरिटरीज। इसके लिए की जाती हैं कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस टेरिटरीज बनाई जाती हैं कि MLATs, ठीक है, MLATs बनाई जाती हैं MLATs MLATs, इसका मतलब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट टेरिटरीज। ऐसी टेरिटरीज बनाई जाती हैं कि ये कह लें कि अब ऐसा कोई ला तो नहीं ना है पाकिस्तान, अगर बाहर के मुल्क के लोग हमारे सर्वर को हैक कर लेती हैं, कुछ ऐसा वायरस कर देते हैं जिससे वो नुकसान होता है, तो पाकिस्तान के पास तो नहीं ना है कि वो वारंट इशू करे और जाकर पकड़ ले। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अगर वो उनका पता लग जाए तो पाकिस्तान के अंदर कोर्ट आगे वो ट्रांसफ़र हो जाए, वो अलग बात है। बात ये हो रही है कि अब इनको रोकने के लिए ना पाकिस्तान के पास यही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अथॉरिटीज़ बनाए। जो अथॉरिटीज़ बनेंगी पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान की जो हमारे दूसरे ममालिक के साथ, उनसे हम कहेंगे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज़, ठीक है, जो असिस्ट करेंगे क्राइम को रोकने के लिए। ट्रीटीज़ का मतलब है मुआहदा होता है, अपने पहले इंटरनेशनल में पहले बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ऐसी ट्रीटीज़ करते हैं कि वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, किसी की टेक्नोलॉजी में इंटरफेयर ना करें। आगे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ साइबर जुरिस्डिक्शन, इसमें क्या प्रॉब्लम है हमारे साइबर जुरिस्डिक्शन में जो अभी तक डिटरमाइन नहीं हो रही। अगर मैं बात करूँ बॉर्डरलेस नेचर ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेट जो होता है वो बॉर्डरलेस होता है, इसके अंदर कोई भी बॉर्डर नहीं होता। इंटरनेट के अंदर क्राइम कमिट करने के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता इस पर हम अपनी आर्मी को ड्यूटी लगा दें कि आपने क्राइम को रोकना, ऐसे नहीं होता है। अब जो होता है बॉर्डरलेस क्राइम है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अदर दैन द अदर क्राइम्स। डिफ़िकल्ट टू लोकेट वेयर द क्राइम एक्चुअली अकर्ड, ये बहुत मुश्किल होता है लोकेशन को फाइंड करना कि कहाँ अकर्ड हुआ है। पता तो लग जाता है, ये इनके नहीं लगता, ये बात नहीं है कि नहीं लगता, पता लगता है। तो आज तक हमारे क्राइम से स्टॉप हैं और हमारा मुल्क जो है तक बचा हुआ है। पता लग जाता है लेकिन मुश्किल से पता लगता है क्योंकि इसकी डेफिनेट टेरिटरी नहीं है, इसलिए बॉर्डरलेस होते हैं ना।
anonymity of the offenders, criminal hides IPS and use proxy servers। और वो क्या करते हैं, IPS को छुपा लेते हैं और यूज़ प्रॉक्सी सर्वर्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा सर्वर्स होते हैं जिनका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, अभी न्यू सर्वर्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए या न्यू वेबसाइट्स को ज़्यादा हैक करते हैं वो जो पुरानी होती हैं। मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस की अगर हम बात करें, सेवरल स्टेट्स में क्लेम, कई रियासतें क्लेम कर सकती हैं अथॉरिटी रिस्क ऑफ द फोरम शॉपिंग, जो कि ऐसा रिस्क है ड्यूरिंग कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जो भी फॉरम शॉपिंग, तो कोई भी ऐसा फॉरम हो जहाँ पे वो अपना जो केस है वो फाइल कर सकें, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है मल्टीपल जुरिस्डिक्शन होने की वजह से। लेक ऑफ द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, क्योंकि जो हमारी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है वो भी इस मामले में बहुत कम है, जबकि अदर ट्रीटीज एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट तो साइन होते रहते हैं एट इंटरनेशनल लेवल, बट ये जो हमारा साइबर क्राइम है इस पर बहुत कम होता है। इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ये नहीं कि नहीं होता, होता है लेकिन कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। अच्छा, पाकिस्तान इज़ नॉट अ पार्टी टू बुडापेस्ट कन्वेंशन। वाह, बड़ी बात है, क्यों नहीं है, होनी चाहिए थी, है ना। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो पार्टी नहीं है बुडापेस्ट कन्वेंशन की, हुई थी कई ममालिक के दरमियान हुई होगी, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्टी नहीं है। मे भी अब बन गया हुए, कब के नोट्स हैं देखना पड़ेगा, बट ये हाँ तो ये है कि नहीं है बुडापेस्ट कन्वेंशन का। ऑब्वियसली ये बात होगी कि जब बुडापेस्ट कन्वेंशन बनाई गई तब तो इसका हिस्सा नहीं था, इसकी पार्टी नहीं था, बाद में बन गया, वो बात की बात है, अभी नहीं, मुझे नहीं लगता अभी बना है, तो इसलिए पाकिस्तान बुडापेस्ट कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए समटाइम्स पे क्राइम्स कमिट हो जाते हैं और हमारी आर्मी जो बचा लेती है, जो हाईजैकिंग से बचा लेती है, ऐसे आउटफोरन जो अटैक्स होते हैं उनसे बचा लेती है, क्योंकि वो हर वक्त तैयार रहती है ना। क्लाउड डाटा स्टोरेज, एविडेंस में बी लोकेट अब्रोड। ऐसा होता है कि जो डाटा स्टोर होता है ना, ये हमारे पास इस बात का एविडेंस होता है कि कहते हैं कि जब हमारे सर्वर को लॉस होता है, कोई डाटा स्टोर रहता है, बेशक दूसरा डाटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो सर्वर से आया हुआ डाटा है जिस वायरस ने ख़त्म किया, उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो मे बी लोकेटेड अब्रोड, पता लग जाता है कि ये किस लोकेशन से आया है, अब्रोड से है या फिर इधर से है। अब अगर एक्स्ट्रा एडिशन डिफ़िकल्टीज़ की अगर हम बात करें, तो ऑफेंडर्स में एस्केप सेफ टू सेफ जुरिस्डिक्शन, क्या करते हैं कि हमारे जो ऑफेंडर्स होते हैं वो एस्केप ऑफ जुरिस्डिक्शन लेकर हिस्सा लेते हैं, कि एक्स्ट्रा एडिशन जो जुरिस्डिक्शन होती है, जो उनकी पावर नहीं होती, उसका यूज़ करते हुए क्राइम कमिट करते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें किसी को हम अथॉरिटी दे दें सर्विस को यूज़ करने की, या ज़्यादा हम डाटा दे दें, तो वो क्या करते हैं, उसका एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, इसकी वजह से क्राइम्स कमिट करते हैं। अच्छा, तो मैं कहाँ आ गई थी, अब 7 पे बात करते हैं। लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज़, इसके अंदर लिमिटेड होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। इन्वेस्टिगेटर्स लेक फॉर फ्रांसिक कैपेसिटी, जो हमारी फ्रांसिक कैपेसिटी है ना वो भी बहुत कम है इस मामले में, इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत पीछे है अभी। अब ये बात क्यों करते हैं कि मैं कह रही हूँ कि करती है लेकिन पीछे है ज़रा, अदर्स जो इन्वेस्टिगेटर्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से पीछे है हमारी फ्रांसिक कैपेसिटी जो वो कम है, क्योंकि इससे पता लग जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो भी तो पता लगेगा कहाँ से कैसे कमिट हुआ है, तो ये बहुत अहम है। ओवरलैपिंग डोमेस्टिक लॉस, ओवरलैपिंग के जो डोमेस्टिक लॉज है, जो मैं दूसरे लॉज हैं, पीका, पीपीसी, एविडेंस एक्ट में कन्फ्लिक्ट, इनमें समटाइम कन्फ्लिक्ट वाइज हो जाता है। हमारा एविडेंस है कानूनी शहादत ऑर्डर, वो तो आपको पता है फिजिकल क्राइम्स के लिए, पीका जो है हमारा साइबर क्राइम के लिए, जो पीपीसी है वो आपको पता है आपकी पनिशमेंट और क्राइम्स को, ऑफेंस को बताता है। पीका जो है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, तो ओवरलैप कर जाते हैं समटाइम, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एविडेंस के दौरान भी, पनिशमेंट के दौरान भी, और हमारे साइबर क्राइम्स तो आपको पता ही है फिर वैसे थोड़ा सेपरेट है अदर क्राइम से। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी जुरिस्डिक्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम 2016। अगर हम बात करें कि हमारी जुरिस्डिक्शन क्या है 2016 एक्ट के अंडर, अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, स्पेशल कोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसीजर्स। तो अब मैं पहले बात करूँगी अप्लाइज ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान अफेक्टिंग पर्सन और
डाटा इन पाकिस्तान, जो कि फंड्स पाकिस्तान से बाहर कमिट होते हैं, उनका डाटा जो होता है पाकिस्तान में होता है, वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है, यानी कि उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो टेरिटोरियल नहीं है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन अप्लाई हुआ है। स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश साइबर कोर्ट्स प्रिजाइडेड बाय द सेशन जज। अब ये बात आप देख लें कि साइबर कोर्ट साइबर क्राइम की बात हो रही है, तो अगर हम स्पेशल कोर्ट की बात करें तो वो सेशन जज उसको हेल्ड कर सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है। जैसे फैमिली जज के अंदर कहते हैं ना सिविल जज होता है, इसी तरह हमारी स्पेशल कोर्ट्स के अंदर जो जज होता है वो सेशंस जज होते हैं, उनकी इक्वल अथॉरिटी होती है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, पावर ऑफ एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट सर्च एंड प्रोसिक्यूट्स। वो क्या करती है, इसे प्रोसिक्यूट करती है, सर्च करती है क्राइम को, किधर से किधर तक क्राइम कमिट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन करती है। रूल्स की बात करें, प्रोसीजर की बात करें, डिफाइन स्टेप्स फॉर द डिजिटल एविडेंस एंड वारंट्स। जो प्रोसीजर है हमारा रूल्स 2018 ये इसका प्रोसीजर ये बयान करता है कि आपने कैसे डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना है और वारंट्स इशू करने हैं टू अरेस्ट द ऑफेंडर। अब एग्जांपल की बात करूं, इफ़ अ पर्सन इन यूएई हैक्स अ पाकिस्तानी बैंक्स डाटा। अगर यूएई का यानी कि सऊदी अरब को कोई भी पर्सन पाकिस्तान के बैंक को डाटा को हैक करता है, तो पीका अलाउस्ट एफआईए फेडरल एजेंसी को, जब पीका है वो लो करता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को टू इन्वेस्टिगेशन करे इफ़ द विक्टिम सिस्टम और डाटा इज़ इन पाकिस्तान। अगर जो विक्टिम है वो पाकिस्तान का है और डाटा इज़ इन पाकिस्तान का डाटा भी पाकिस्तान में है, तो उसको लो करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे किसने ये ऑफेंस कमिट किया है। अब अगर मैं बात करूं तो क्रॉस रेफरेंसेस की, याहू आईएनसी लिग्रा फ्रांस 2000 फ्रेंच कोर्ट asserted jurisdiction on over Yahoo for selling and online showing national courts extend jurisdiction globally। याहू ने क्या किया है कि इसे नेशनल तौर पर कोर्ट्स जो हैं वो एक्सटेंड कर दी हैं। जब याहू बना फ्रांस 2016 के अंदर, तो लाइस्ट्रा वर्सेस याहू की अगर हम बात करें तो इससे ज़्यादा अच्छा जो है हमारे पास याहू अच्छा है। अगर हम बात करें कि गूगल वर्सेस एक्वेस्टिक कैनेडा 2017, कैनेडियन कोर्ट ऑर्डर गूगल टू delist content and worldwide enforcing global इंडक्शन। अब ये जो कंपनीज है ना, गूगल है, याहू है, ये आउट ऑफ कंट्री है, फॉरेन कंट्रीज की कह लें कि कंपनीज हैं जो ये जिनसे सर्वर से ये चल रहा है। तो इन्होंने क्या बताई है, इनकी जुरिस्डिक्शन ग्लोबली है। अगर कोई भी इनको यूज़ करते हुए गूगल या याहू के ज़रिए कोई भी ऑफेंस कोई भी क्राइम कमिट करता है, तो उनकी स्पेशल जुरिस्डिक्शन है कि वो ग्लोबली इंडक्शन यानी कि वो फैसला कर सकती हैं, हुक्म दे सकती हैं टू प्रिवेंट द क्राइम। अच्छा, तो आगे पाकिस्तान एग्जांपल, एफआई इन्वेस्टिगेशन इनटू ओवरसीज बेस्ड फेसबुक हरासमेंट केसेस प्रैक्टिकल इन्फोर्स लिमिटेड ड्यू टू द लेक ऑफ ट्रीटीज। क्योंकि लेक ऑफ ट्रीटीज होने की वजह से इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो कम है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। रेमेडीज़ एंड रिकमेंडेशंस की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल कॉपरेशन पाकिस्तान शुड साइन एंड इम्प्लीमेंट द बुडापेस्ट कन्वेंशन फॉर द म्यूचुअल एविडेंस शेयरिंग। पाकिस्तान ने क्या किया, अब इसका पार्ट भी बन के इसने साइन भी कर दिया बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंदर। वहाँ पे आप पार्ट नहीं था, क्या पहले जब बन रही तब ना हो, बाद में बन गया हो, तो पाकिस्तान शुड साइन, पाकिस्तान ने साइन करने चाहिए एंड इम्प्लीमेंट द बुडापेस्ट कन्वेंशन फॉर म्यूचुअल एविडेंस। अभी किए नहीं है, ठीक है, बात को समझिए आपके। पहले हम बात कर रहे थे हिस्सा नहीं है, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि उसे साइन करने चाहिए टू, ताकि जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो ख़त्म हो सके, मिल के कन्वेंशन को म्यूचुअली तौर पर एविडेंस शेयरिंग के लिए बुडापेस्ट कन्वेंशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बात हो रही है, रेमेडीज़ बता रही है ना आपको, क्योंकि वो पार्ट नहीं है तो बेहतर है कि रेमेडीज़ ये कि उसका पार्ट बन जाए। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस फ्रेमवर्क, बाहमी तौर पर मिलकर काम करें। इस्टेब्लिश द बायलैटरल एमेनिटीज फॉर द क्रॉस बॉर्डर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज। यही था इसका मतलब, या मैंने आपको पढ़ा के गई थी ये वाला म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज, मुझे याद हो गया, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज। इस पे वर्क करें मिलके स्पेशल कोर्ट्स के साथ, और उसके बाद स्पेशल कोर्ट साइबर क्राइम्स प्रिस्क्राइब द सीनियर जजेस। ये प्रिसाइडेड किए जाते हैं साइबर क्राइम्स को सेशन जज के आगे। अच्छा, ये तो बात हम पहले पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि म्यूचुअल असिस्टेंट को परफॉर्म करें। आगे जुडिशल एंड प्रोसिक्यूटरल ट्रेनिंग,
जुडिशल और प्रोसिक्यूटर ट्रेनिंग दे इक्विप कोर्स को दे विद डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर फोरेंसिक अंडरस्टैंडिंग। हमारे जो कोर्ट्स हैं, जुडिशल एंड प्रोसिक्यूशनल ट्रेनिंग जो है, जुडिशरी के अंदर, प्रोसिक्यूशन के अंदर, ये इस बात को इम्प्रूव करवाए कि वो डिजिटल लिटरेसी के बारे में फोरेंसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करवाए। ये भी है कि वो ऐसे होता है ना, हमारे जो कोर्स में ज़्यादातर प्रैक्टिकल होती है वो सिविल क्रिमिनल की होती है, साइबर की बहुत कम होती है। प्रोसिक्यूशन लेवल पे देखें तो उसकी ट्रेनिंग बहुत कम है। तो देखा जाए तो इनको भी इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसे आपने रिपोर्ट को पढ़ना है और फोरेंसिक रिपोर्ट को कैसे बनवाना है, क्या होती है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी देनी चाहिए। तो ही हम साइबर क्राइम को स्टॉप करवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर में यही क्राइम कमिट होते हैं और ये होने भी हैं। जैसे जो वर्क जो बिजनेस जो ऑनलाइन हो रहे हैं, इनहेंसिस टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्फेस्ट क्या करे कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करे, इन्हेंस करे। एक्सपेंड द FIA साइबर विंग्स, जो हमारे साइबर विंग्स हैं उनको एक्सटेंड करे। कैपेसिटी विद द मॉडर्न लैब्स एंड एक्सपर्ट्स, लैब्स बनाए, एक्सपर्ट्स रखे। आगे पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करे। एडुकेट द यूजर्स अबाउट द रिपोर्टिंग एंड मेकानिज्म एंड डाटा प्रोटेक्शन, के लोगों को इस बारे में आगाही दे कि आप लोगों ने कैसे अपने कोई भी डाटा को यूज़ करना है और कैसे आप लोगों ने प्राइवेसी रखनी है, कैसे अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है, इस बारे में अवेयरनेस दे। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, जुरिडिक्शन इन साइबर लॉ रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज ड्यू टू द बॉर्डरलेस एंड द इंसोनियम नेचर्स ऑफ द साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में बॉर्डरलेस होने की वजह से इसको जुरिडिक्शन को मालूम करना वेरी डिफिकल्ट टास्क। Pakistan is a PICA 2016 provide the both territorial and extraterritorial jurisdiction, yet enforcement abroad remains limited। ये बयान करता है कि आपने टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वो कैसे अप्लाई करना है पीका, और इसके अलावा ये भी बयान करता है, ताहा ये भी बताता है कि अब्रोड के अंदर कोई लिमिटेड है, तो आपके पास क्या पावर है कि आप कैसे उसको इन्फोर्स करवाएंगे, कैसे आप ऑफेंडर को पकड़ेंगे, उस पर वर्क करेंगे। टू अचीव इफेक्ट साइबर जस्टिस, अगर हमने इफेक्टिव जस्टिस लेना है साइबर से, तो पाकिस्तान मस्ट स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो पाकिस्तान के अंदर नेशनल तौर पर कोलैबोरेशन होनी चाहिए। अपडेट डोमेस्टिक प्रोसीजर्स, और जो प्रोसीजर्स हैं डोमेस्टिक लेवल पर वो अडॉप्ट होने चाहिए। एंड इन्हेंस डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कंपनी, और जो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कंपनीज हैं उनको इन्हेंस किया जाना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और बात यही हो रही है। सब बात को मैं आपको एक बार थीम बता देती हूँ। बात हमने ये पढ़ी है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, या कोई भी एजेंसीज़ हैं, या प्रोसिक्यूटर्स की बात कर लें, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, यह साइबर की तरफ बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। तो इसकी तरफ अगर फोकस किया जाए तो हमारे जो ऑफेंसेस ना तो इंटरनेशनल लेवल पे जो कमिट होते हैं इन्हें रोका जा सकता है, बल्कि जो हमारे नेशनल लेवल पे भी कमिट होते हैं उन्हें भी रोका जा सकता है। नेशनल लेवल पे ऐसे होता है ना कि आपके बैंक में से कोई भी पैसे निकाल लेता है विदाउट योर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट यू इन्फॉर्म। तो ये क्या है, हैक कर लिए जाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी सिम्स बंद कर दी जाती हैं। तो इस तरह के क्राइम्स जो कमिट होते हैं, इसमें हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने काम तो बहुत किया है, लेकिन अगर मजीद करें तो मजीद इन क्राइम्स को रोका जा सकता है। बात समझ आई है? तो उन्होंने ये कहा कि इन्हेंस कर ले, पब्लिक को अवेयरनेस करें कि आपने कैसे से बचना है, अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो नहीं शेयर करनी। अपने साइबर क्राइम को रोकने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है वो फ्रेमवर्क मिलकर करे दूसरे ममालिक के साथ भी, और इसके अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन करते हुए जो हमारी बुडापेस्ट कन्वेंशन है उस पर भी सिग्नेचर करते हैं। ये तो रेमेडीज़ बता दी हैं उसने कि इन्हेंस कर ले, पब्लिक अवेयरनेस कर लें, इंटरनेशनल कॉपरेशन कर लें। चलो ये तो रेमेडीज हमें पता लग गई। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस की बात हो रही है कि गूगल है पाकिस्तानी एग्जाम्पल है, याहू है, इसके अंदर स्पेशल जुरिडिक्शन बनाई गई, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई, जो कि पाकिस्तान के अंदर FIA बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अगर हम बात करें तो हमारे पीका एक्ट जो है वो इस बात को भी बयान करता है कि कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्पेशल कोर्ट्स हैं, और क्या टेरिटोरियल एप्लीकेशन है। तो ये भी आपको समझ लग गई है। अगर हम बात करूँ तो territorial jurisdiction, extraterritorial jurisdiction, personal jurisdiction, all the types of the jurisdiction of the cyber crimes।
साइबर क्राइम को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी जुरिस्डिक्शंस अप्लाई होती हैं। जुरिस्डिक्शन अपने आप में एक पावर ऑफ कोर्ट है टू डिटरमाइन एनी order, to determine any crime, to determine any offense, to determine any साइबर क्राइम। साइबर का मतलब भी इंटरनेट से होने वाला क्राइम है। पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उन्हें पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को लास्ट में या बियर एक्ट पे लेके जाने लगी, तो मुझे पहले लगा कि मैं आपको जुरिस्डिक्शन का टॉपिक कवर करा दूं, ताकि हमें पता हो कि हमने इसकी जुरिस्डिक्शन कैसे डिटरमाइन करनी है, उसके बाद हम लास्ट की तरफ मूव करें। तो इंशाल्लाह कल को हम कोई ना कोई लॉ लास्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने जुरिस्डिक्शन को पढ़ लिया कि अगर हमने कोई भी लॉ पढ़ना है, उसकी कोर्ट्स के अंदर हमने केस कहाँ फाइल करना है, कौन सी केस जो है वो हायर कर सकती है। हमने यही पढ़ा टेरिटोरियल है तो टेरिटरी कर सकती है, नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी यही है कि ऑफेंडर्स की अगर नेशनैलिटी है तो कोर्ट के ऊपर जहाँ अकड़ हुआ है वहाँ करवाएंगे हम। और उसके अलावा हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैठी हुई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर बड़ा कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, अगर छोटा ऑफेंस कमिट होता है, हमें प्रोसिक्यूटर्स को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, फोरेंसिक लैब्स बनानी चाहिए। तो अब हम ये बात कर रहे थे कि हमने अगर काम करना है अपने स्टॉप को, ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए, छोटे से बड़ी क्राइम होते हैं। आज अगर छोटे हैं, कल को बड़े भी होंगे। तो पब्लिक अवेयरनेस लाजमी है लोगों को कि आपने कैसे बचना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो इंशाल्लाह काबू पाया जा सकता है। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कोई और भी टॉपिक रहता होगा, आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो बस ये जो रिस्ट्रिक्शन की हमने बात की और हमने कुछ नहीं किया, बस आधे घंटे से ज़्यादा टाइम मैंने सिर्फ आपको जुरिस्डिक्शन डिफाइन करने में, समझाने में लगाया। तो मुझे नहीं लगता कि अब भी कोई कमी रहती होगी। अगर रहती है तो मुझे आप मैसेज कर दिया करें, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़।